गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 4 जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं हम 4 जुलाई के करंट अफेयर। और आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों में इसको पहुँचाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी क्या कहते हैं? उनका कथन है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त किया जाता है। तिरुमलाई के जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक आसन योग का विकास इनके द्वारा किया गया था और साथ ही आधुनिक युग में योग के जनक भी ये कहे जाते हैं। तो उनका कथन ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें ज़्यादा बुद्धिमान लगता है, इंटेलिजेंट लगता है और सफल लगता है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति को जन्मजात ये चीज़ें नहीं मिली हैं। उसने अपने ज्ञान का विकास किया, अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपने प्रयास किए और जिसकी वजह से उसे सफलता मिली है। तो अपने प्रयास हमेशा जारी रखिए और साथ में ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने की कोशिश करते रहिए, तभी जीवन में सक्सेसफुल हम हो पाएंगे। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट बात हम कर रहे हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि 4 जुलाई और 1776 में ही 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। और इस बार 247 नंबर की जो वर्षगांठ है वो मना रहा है अमेरिका स्वतंत्रता के लिए। किससे आज़ादी मिली थी? तो साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनियां थी अमेरिका की अंदर। कितनी कॉलोनियां थी? लगभग 13 कॉलोनियां थी। और 13 कॉलोनियों ने जब विरोध किया तो उसके बाद में इनको जो है स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है। साथ में जब स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, यानी फ्रीडम जब दिया गया, तो 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। वो 3 बातें कौन थी? सभी लोग समान हैं, ये ध्यान रखा गया। इसके बाद कुछ जो अधिकार है वो दिए गए थे, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और खुशी रहने की जो खोज है उसके अधिकार शामिल किए गए थे। और तीसरी बात ये कही गई कि इन अधिकारों की रक्षा करना, अपने भी अधिकारों की रक्षा करना और दूसरे नागरिक हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा करना एक एक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये आजादी के समय घोषणा करी गई थी। ओके। सिर्फ एक पृष्ठ पर, यानी सिर्फ एक पेज पर इस दस्तावेज को निकाला गया था और इस बात की घोषणा करी गई थी। क्लियर? तो हम 4 जुलाई को क्या मना रहे हैं? अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 4 जुलाई को। किस नंबर की? तो 247th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे मना रही हैं। ओके, क्लियर है? अच्छा देखो, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, कितने थे? 13 जो कॉलोनियां थी, उस पर ग्रेट ब्रिटेन और साथ में फ्रांस का अधिकार था। ठीक है। तो जब इन कॉलोनियों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में इन उपनिवेशों को फ्रांस से और ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन जब ये कॉलोनियां युद्ध कर रही थी, साथ में ही ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी युद्ध हुआ था। उस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है ना? अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब अमेरिका का आप मैप देखोगे तो वहां से क्यूबेक से लेकर मिसिसिपी घाटी तक के बीच में जो फ्रांसीसी उपनिवेश था वो फैला हुआ था, यानी स्पेशली जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है वहां पर फ्रांसीसी जो उपनिवेश है उससे रिलेटेड जो उपनिवेश थे वो थे। ठीक है। और इस और ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र था, इसमें ब्रिटेन भी अपनी प्रभुसत्ता चाहता था। तो जिसकी वजह से इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए 1756 से लेकर 63 तक, यानी इस टाइम पीरियड में इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं 7 साल तक ये युद्ध चला था, जिसकी वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में जो डूरंड कप होने वाला है उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से रिलेट करता है और इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक, यानी 1 महीने तक ये डूरंड कप है जो फुटबॉल से रिलेट करता है वो आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा
कहाँ पर? कोलकाता में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। और इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो इसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डुरंड कप होने वाला है उसकी 132वां जो एडिशन है वो होने वाला है। ठीक है। अब इसके लिए ट्रॉफी टूर को मानेक शाह सेंटर, जो ट्रॉफी टूर नाम का एक सम्मेलन किया गया, एक कार्यक्रम किया गया। और ये कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली कैंट का जो मानेक शाह सेंटर है वहां पर किया गया 30 जून को। अब इस ये जो अध्यक्षता करी गई है किसके द्वारा करी गई है? तो जो भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी, उनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। और इस अवसर पर जो थल सेनाध्यक्ष हैं, कौन? थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी उपस्थित थे और वायुसेना एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी भी उपस्थित थे। और इन तीनों ने मिलकर हरी झंडी दिखाई है और ये बोला है कि 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में जो डुरंड कप होता है फुटबॉल से रिलेटेड है, इसका जो 132वां एडिशन होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में, कोलकाता में इसको आयोजित किया जाएगा। और ट्रॉफी टूर के नाम से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई है दिल्ली कैंट के मानेक शाह सेंटर से। ओके, क्लियर हो गया बात। डुरंड कप के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का यानी जो 132 नंबर का एडिशन होने वाला है डुरंड कप का, इसमें 24 टीमें हैं। ठीक है। और लगभग 27 साल के बाद इसमें विदेशी जो टीमें हैं उसको शामिल किया गया है। 24 टीमें हैं और उसमें 27 साल के बाद लगभग विदेशी टीमों को शामिल किया गया है, जिसमें स्पेशली नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमें शामिल की गई हैं। क्लियर। डुरंड कप टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था इसको मोर्टिमर डुरंड के नाम पर 1888 में, यानी 1888 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, जो मोर्टिमर डुरंड थे उनके नाम पर। अच्छा, मोर्टिमर डुरंड कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जो विदेशी सचिव के रूप में काम कर रहे थे भारत में, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1884 से लेकर 1894 तक का टाइम पीरियड था, यानी 1884 से 1894 तक ये विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे थे। और इनके नाम पर ही डुरंड जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का वो स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रिटेन के लोग जो सैनिक थे या ब्रिटेन के लोग थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन बाद में इसे भारत की जो आम जनता है उसके लिए भी खोल दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारे क्लब भाग लेते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो डुरंड कप से रिलेट करता है, जो क्लब है जिसने कई सारे टूर्नामेंट जीते हैं इसके, वो है मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। ओके, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। ठीक है, दोनों ने लगभग 16 बार जो है खिताब जीते हुए हैं डुरंड कप का। क्लियर हो गया। देखिए, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। और इस जीत के साथ ही लगातार 5वीं जीत है इनकी। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीत के साथ ही इनकी लगातार 5वीं जीत है। और ये जो पूरा सीजन था इसमें 9 रेस हुए थे और 9 रेस में से 7वीं जीत इनके द्वारा दर्ज करी गई है, जिसकी लिस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। ओके, क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। आइए ये प्रॉपर लिस्ट है जो देख लेते हैं। तो देखिए जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 था उसको भी मैक्स ने जीता। स्पेनिश, मोनाको, बहरीन, ये सारे मैक्स के द्वारा जीते गए हैं और ऑस्ट्रियाई भी मैक्स के द्वारा जीत लिया गया है। तो हम देखते हैं कि 5वीं जो जीत है वो इनके इस बार के सीजन की है। ओके, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। इसके लिए जो रेसिंग के लिए टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उसके लिए। ओके, ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो आप ऑस्ट्रिया को कहाँ देख सकते हैं? आप ऑस्ट्रिया को देख सकते हैं यूरोप के मैप में। चांसलर कौन है? तो कार्ल नेहरम है, राजधानी वियना है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। ओके, क्लियर। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो यूरो है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा
छत्तीसगढ़ के लिए जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो टी.एस. सिंहदेव को। टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। क्लियर है? कब किया गया? तो 28 जून को किया गया है ना। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और साथ में टी.एन. सिंहदेव जो अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था मुख्यमंत्री पद को लेने के लिए। और जब सरकार आई थी तो ये डिसीजन लिया गया था कि दोनों जो है लगभग 2-2 साल के लिए सीएम होंगे, 2.5-2.5 साल के लिए सीएम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अभी टी.एस. सिंहदेव को क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था तो कुल 90 सीटों में से चुनाव हुए थे, जिसमें से 68 जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। कितने सीटें जीती थी कांग्रेस ने? तो 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में वापस आई थी। छत्तीसगढ़ का मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या देखने को मिलेगी? तो रायपुर है। राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और छत्तीसगढ़ आपको भारत के पूर्वी हिस्से में देखने को मिल जाएगा, ओके, मध्य पूर्वी हिस्से में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि ठीक है, ओके, हमने बात कर ली छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में, चर्चा हुई थी और चर्चा के दौरान 28 जून को जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं किसे बनाया गया? तो टी.एस. सिंहदेव को बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? ओके, तो अजीत पवार के द्वारा शपथ ली गई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद के रूप में। अजीत पवार कौन है? तो एनसीपी के लीडर हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं, ओके। और अगर अजीत पवार के बारे में बात करें तो एनसीपी किसकी एक पार्टी है? तो शरद पवार जी की पार्टी है। तो शरद पवार जी के ही बड़े भाई हैं अनंत राव। क्या नाम है? अनंत राव। तो अनंत राव के बेटे हैं अजीत पवार, जिनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप महाराष्ट्र को देखना चाहेंगे तो भारत का जो दक्कन का पठार है, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस जी हैं यहाँ के। आधिकारिक पक्षी यहाँ पर कौन है? तो पीले पैर वाला कबूतर है। पशु यहाँ पर भारतीय विशाल गिलहरी है। और यहाँ का नृत्य जिसके लिए महाराष्ट्र फेमस है, लावणी नृत्य है यहाँ का, जिसके लिए महाराष्ट्र फेमस है। क्लियर? देखिए, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे? तो तुषार मेहता होंगे। कौन होंगे? तुषार मेहता होंगे। और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि इनकी नियुक्ति की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा। कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा यानी ACC के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। कैबिनेट नियुक्ति समिति के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो नोडल मिनिस्टर हैं, वो कौन है? तो अमित शाह जी हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कि जो कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट नियुक्ति समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, हमारे देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमणी हमारे देश के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अटॉर्नी जनरल के अंडर ही भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है वो काम करता है। स्पेशली कानूनी मामलों के ऊपर सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम होता है अटॉर्नी जनरल का और सॉलिसिटर जनरल का। ओके, क्लियर? तो हमने बात कर ली तुषार मेहता के बारे में, ओके, जो सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं ACC के द्वारा। ओके, भारत का सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अधीन रहकर काम करता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था।
और साथ में ये किसको रिपोर्ट करेगा, तो भारत के अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इसी के अंडर काम करता है। और जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कैबिनेट नियुक्ति समिति, जिसको हम ACC कहते हैं, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। और इसके जो कैबिनेट नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डेलॉयट के बारे में। ओके, तो डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कोहली को, यानी मनोज कोहली डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ में आपको बता दूं कि कोहली इसके पहले एयरटेल के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ओके, अच्छा, डेलॉयट के बारे में बात करें तो डेलॉयट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कहाँ की, ब्रिटेन की, जो सर्विस सेक्टर से रिलेट करती है, जो सेवा नेटवर्क है उससे रिलेट करने का काम कर उससे रिलेटेड काम करती है। ओके, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना 1875 में लंदन में करी गई थी विलियम वेल्च डेलॉयट के द्वारा। मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंग्लैंड का जो लंदन है वहां पर इसका मुख्यालय आपको दिख जाएगा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली, डेलॉयट ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है किसे, मनोज कोहली को। देखिए, बात कर रहे हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी के बारे में, जिनको सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया 3 जुलाई को। ऑन 3 जुलाई वाइस एडमिरल अतुल आनंद assumed the post of additional secretary department of military affair। ओके, क्लियर है, समझ में बात आ गई। अच्छा देखो, अब ये किसकी जगह ले रहे हैं, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी की जगह ले रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी के बारे में अगर बात करें तो 1 जनवरी 1988 को इन्होंने भारतीय नौसेना की जो कार्यकारी शाखा है उसमें इनको नियुक्त किया गया था। और अब ये क्या कर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के लिए नियुक्त किए गए हैं। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारे पास, वो देख लेते हैं क्या है। तो देखो, हरियाणा का गुरुग्राम है, जहां पर 2 जुलाई को G20 की अध्यक्षता के तहत, यानी G20 की अध्यक्षता के तहत ही स्टार्टअप 20 जो एंगेजमेंट ग्रुप है इसकी बैठक आयोजित करी गई है। और 2 दिन तक ये बैठक चली है। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला गया है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। क्या बोला गया है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, यानी 2 और 3 जुलाई को इसकी बैठक कराई गई है। स्पेशली इसका मोटिव क्या है, तो मोटिव यही है कि जो स्टार्टअप 20 है इसके तहत G20 के जो देश हैं, है ना, उनमें इस तरीके का माहौल बनाया जाए और कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, जो नए थॉट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके, व्यवसाय को, स्टार्टअप्स के जो व्यवसाय हैं उनको भी बढ़ावा मिल सके। G20 के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि अच्छे से पता है हम सबको कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इस समय G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। ओके, और 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। जो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है G20। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ग्लोबल 20 यानी कि जो दुनिया के 20 देश हैं इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, जो स्पेशली अलग अलग विषयों पर एक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से बैठकें करते हैं और चर्चा करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उनको लागू करवाते हैं। जैसे व्यापार, निवेश, रोजगार, एनर्जी का फील्ड है उसमें, जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, इन सभी विषयों पर पॉलिसीज बनाना और उनको लागू करवाना इनका काम है। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, G20 के बारे में। और G20 के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई है, सबमिट हुई है, उसके बारे में। ओके, हरियाणा के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पर हुआ था ये बैठक जो हुई है, कहाँ पर हुई है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। तो जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि जो भी स्टेट हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से उसकी ब्रीफिंग भी करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई करंट न्यूज़ है तो आप हरियाणा को देख सकते हैं, भारत के उत्तरी हिस्से में नई दिल्ली से सटा हुआ है, तीनों ओर से नई दिल्ली से सटा हुआ है। साथ में ही आपको आपकी जो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य को अलग करती है यमुना नदी के माध्यम से। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर एक गार्डन है जिसका नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हरियाणा में ही है। और इसके अलावा यहाँ चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजधानी चंडीगढ़ है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है, तो सोम प्रकाश हैं। ओके, क्लियर। देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। इस नाम से WEF जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और इसमें लगभग 120 देशों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि भारत की स्थिति सुधरी है। 87 नंबर से भारत खिसककर 67 नंबर पर आ गया है और ये जो रिपोर्ट दी गई है ये 120 देशों के बीच की रिपोर्ट दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 2021 में, इसके पहले 2021 में जब 115 देशों के बारे में फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट ये दी गई थी उसमें भारत 87 नंबर पर था। ओके, अच्छा ये देखो इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग करी जाती है वो किस बेस पर करी जाती है, तो स्पेशली जो इकोनॉमिकल कंडीशन है किसी भी देश का, तो उसमें एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन कौन से पॉलिसीज बनाई गई है उनके द्वारा, किस तरीके से वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करी जाती है किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा। ओके, क्लियर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व के वो 5 देश जो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे ऊपर है वो कौन कौन से, देख लो। स्वीडन है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे नॉर्वे, फिनलैंड फोर्थ नंबर पे है और फिफ्थ नंबर पे है स्विट्जरलैंड। ओके, तो हमने बात कर ली फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 का जो रिपोर्ट निकला है उसके बारे में। अच्छा देखो, WEF के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है, तो ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, और टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप ये सारी वीडियोस से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो भी कंटेंट है वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें यानी WEF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1971 में करी गई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके संस्थापक कौन है, तो क्लास श्वाब इसके संस्थापक है और अध्यक्ष कौन है, तो बोर्गे बेंड्रे इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो भारत की है, नाडा जिसको बोलते हैं, और साथ में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन है जिसको सैरडो कहते हैं। क्या कहते हैं, सैरडो। ओके, तो इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। क्या हुआ है, इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। समझौता किस बात पर हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो स्पेशली जो दोनों देश हैं वो आपस में मिलकर एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं और साथ में ही बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को इंक्लूड करते हुए काम करेंगे, इन देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, अच्छा साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गेम्स के समय जो डोपिंग प्रक्रिया चलाई जाती है उसके ऊपर एजुकेट करने का काम करेंगे हमारे देश के जो एथलीट हैं और जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के एथलीट हैं उनको। ओके, क्लियर। देखिए 3 जुलाई को भारत का जो नाडा है, नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, और साथ में दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन जिसको सारडो कहते हैं। क्या कहते हैं, सारडो कहते हैं। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ओके, समझौता किस बात पर हुआ है, समझौता इस बात पर हुआ है कि जो भी व्यक्ति नशा करते हैं खेल के समय, है ना, तो उनको किस तरीके से रोका जा सके, कौन कौन से इनिशिएटिव, कौन कौन से पॉलिसीज बनाई जा सके, कौन सा इनिशिएटिव लिया जा सकता है, कैसे उनको एंटी डोपिंग नियमों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इन सभी विषयों के लिए प्रयास किया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। और साथ में ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो मोहन पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ओके, किसके बारे में बात हो रही है, मोहन पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है नई दिल्ली में। तो वहां पर नई दिल्ली में ही नौसेना के जहाजों और जो सहायक पोत होते हैं उनके लिए वर्गीकरण, विनिमय और उन्नत प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
a conference on classification, regulations, and advanced technologies for naval ships and auxiliary vessel was held on 27 to 28 June 2023 at the Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis, न्यू दिल्ली। ओके, समझ में बात आ गई? यानी कि जो मोहन पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है वहीं पर किया गया है, वहीं पर यह सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन के समय जो चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी जी हैं वो उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सम्मेलन का उद्घाटन संदीप नैथानी जी के द्वारा हुआ है, जो वाइस एडमिरल हैं, चीफ ऑफ मटेरियल भी हैं। ओके, क्लियर? तो हमने बात किसकी करी है? हमने बात करी है जो उन्नत प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली का जो मोहन पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है वहां पर हुआ है 27 और 28 जून को। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नई खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब जो है मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। ओके, बाय बाय।